नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत करेंगे चीन वाले मामले की, जिसमें जो घरेलू फ्रंट है वहां पे राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति दरअसल राहुल गांधी के ट्वीट से शुरू हुई और उसको लेकर के काफ़ी डायलॉग एक्सचेंज हुए, तो उस पर आज बातचीत करेंगे कि जहाँ पे जब हम एक डिप्लोमेटिक लड़ाई में हैं, हम एक फ्रंट पे बातचीत हमारी हो रही है इस समय, उस वक्त इस तरीके के सवाल पूछना, इस तरीके की बात रखना, वो ट्रिविलाइज करना कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक जायज़ है। तो दरअसल चीन का मामला हमारे साथ जो बॉर्डर एरिया का है, जिसको हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे 2-3 जगह हैं जहाँ पे झगड़े चल रहे हैं या आपस में तकरार है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे इलाके में घुस आए हैं। प्योंगयांग का इलाका है, गलवान वैली है, या उससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो हवाई अड्डे के आसपास का इलाका है। तो ये एक विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन ऐसे में घरेलू स्थिति में जहाँ पे सबको एकजुट होना चाहिए, वहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें राजनीति इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप को एक ऐसे सेंसिटिव इशू पे सवाल पूछना है तो आप प्रधानमंत्री कार्यालय चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए, या रक्षा मंत्री से मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। ट्विटर पे सवाल पूछना कितना जायज़ है, आज इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे और विषय को समझने की कोशिश करेंगे। परिचय आपको हम करा दें, हमारे साथ जो है संबित पात्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी हैं। विवेक काटजू जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं और इस तरीके के डिप्लोमेटिक इश्यूज़ को बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं। सुशांत सरीन जी हैं, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हैं, हमारी पोजीशनिंग क्या है उसको उनसे समझेंगे। और साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और उनसे भी समझेंगे कि हमारी पोजीशनिंग कितनी मजबूत है और हम किस स्थिति में वहाँ पे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा आगे बढ़ाऊँ, आप लोग एक को बाइट सुनवाते हैं जो संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी की है, संचार मंत्री और कानून मंत्री। उन्होंने राहुल जी के ट्वीट पे एक सवाल उठाया कि भाई इस वक्त ये सवाल पूछना कितना जायज़ है। उस बाइट को सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? तो आपने सुना कि किस तरीके से संचार मंत्री और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। चर्चा शुरू करूं उससे पहले संबित जी, आपका अभिनंदन, स्वागत और बहुत बधाई कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर हम सबके बीच में आ गए। हम लोग बहुत मिस कर रहे थे और वॉरियर हैं आप, हमारे साथ में हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हम सबके बीच में फिर से आ गए, बातचीत करेंगे हम लोग और चर्चाएं होंगी। लेकिन सवाल पहला मैं गौरव वल्लभ जी से पूछूंगा। गौरव वल्लभ जी, जो बात राहुल गांधी जी ने ट्वीट पे रखी, ये एक तरीके से थोड़ा सा नासमझी कहा जाएगा कि इतने सेंसिटिव इशू पे जहां पे बातचीत चल रही है, दोनों देशों के बीच में बहुत सेंसिटिव बात है, ये विवाद कई बार उठते हैं, उस वक्त आप इसको ट्विटर पे पूछ रहे हैं। ये न सिर्फ डिप्लोमेटिक, सरकारी, राजनीतिक, इवन मैं तो कहूँगा कि सेना की दृष्टि से भी आप देखिए तो थोड़ा सा गलत दिखता है। ये नहीं करना चाहिए था उनको। जी नीरज जी, घटना 5 मई की है और जो देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, मैं उनको कोट करते हुए, जो भूतपूर्व सेना के अध्यक्ष रहे हुए उनको कोट करते हुए, जो GOC इंचार्ज रहे हुए उस क्षेत्र के उनको कोट करते हुए कि 5 मई 2020 को 5000 सैनिकों की एक टुकड़ी जो 1 अप्रैल 2020 से पहले भारत माता का हिस्सा था, वहां के अंदर घुस गई। फिर 12 मई को एक और टुकड़ी एक दूसरे एरिया में घुस गई। उसके बाद 2 जून को एक मेजर जनरल लेवल की मीटिंग होती है, 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग होती है। देश जानना चाहता है कि जो जमीन भारत माँ का हिस्सा थी 1 अप्रैल 2020 के पहले, क्या वहां पर चीन की सेना घुसी है कि नहीं। अब आपने कहा ट्विटर पर नहीं पूछना चाहिए, तो आप मुझे बताइए नीरज जी, संसद चल नहीं रही, आप और कोई माध्यम नहीं है, हम वैसा भी नहीं कर सकते जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था जब बंबई में पाक समर्थित आतंकवादी घुस गया था, तो वहां बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हम वैसा तो कर नहीं सकते क्योंकि हम समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर है। हम वैसा भी नहीं कर सकते, लाल आग दिखा दो,
हम वैसी भी बात नहीं कर रहे, हम वैसी भी बात नहीं कर रहे जो 2013 में राजनाथ सिंह जी करते थे कि 2 किलोमीटर पीछे क्यों चले गए, हमको आगे बढ़ जाना चाहिए था। हम वैसी भी बात नहीं कर रहे। हमने क्या मांगा कि देश को और सारे दलों को ये बताइए कि क्या स्थिति है। 1.5 महीने के आसपास समय हो चुका है, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन गौरव वल्लभ जी, आप बताइए कि चीन की सेना घुसी है कि नहीं घुसी है उस एरिया में जो भारत के अधिकार में था 1 अप्रैल से पहले। मेरा गौरव जी सुनिए, मेरा दूसरा प्रश्न अगर घुसी है तो आप सब लोगों को, हम सबको मिलके स्ट्रेटेजिकली कैसे बाहर निकालेंगे, इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। ये 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। अब ठीक है, अब आप सुनिए, अब मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी आप लोगों के अभी कुछ समय पहले तक पार्टी के अध्यक्ष थे, वो बहुत हल्के आदमी हैं क्या कि उनको ट्विटर पे पूछना पड़े? मुझे लगता है कि वो अगर चले जाते प्रधानमंत्री से मिलने या रक्षा मंत्री से मिलने या गृह मंत्री से ही मिलने चले जाते कि भाई ये स्थिति है, हम जानना चाहते हैं। आप ट्वीट के जरिए, अरे ट्विटर के जरिए क्यों जानना चाहते भाई? सेंसिटिव इश्यू है और बातचीत चल रही है। मेरा तो सवाल ये है, ये तो मतलब बहुत हल्कापन लगता है ना, एक राष्ट्रीय नेता इस तरह पूछ रहा है। नीरज जी 1.5 महीना हो गया, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं 10,000 चीनी सैनिक भारत माह में घुस चुके हैं और अब भी अगर सरकार नहीं बता रही, हम बार बार पूछ रहे हैं, प्रेस वार्ता करके पूछ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ के पूछ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर्स में ओपैड लिख लिख के पूछ रहे हैं कहीं से तो। और संसद चल नहीं रही, अगर संसद चल रही होती तो संसद में जाके पूछ लेते, पर कहां पूछे आप बता दीजिए नीरज जी, कहां पूछे? संबित जी बताइए। मुझे बता दीजिए कि मुझे आज सवाल पूछना है, मैं किससे पूछूं? ठीक है, संबित जी बताइए जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि हम न्यूज़पेपर में ओपेड लिख के पूछ रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पूछ रहे हैं, हम ट्विटर में चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं। भैया आपके पास एक फोन भी तो है ना, PHONE फोन। राहुल गांधी कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, सांसद हैं, एक बड़े परिवार से आते हैं, एक बड़े पार्टी से आते हैं, इससे पहले अध्यक्ष भी थे। सांसद होने के नाते अगर वो राजनाथ जी को फोन कर लेते और बहुत आराम से पूछ लेते, राजनाथ जी क्या स्थिति है, आप मुझे समझाएंगे, और मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूं। अगर फोन भी नहीं है उनके पास, चलिए वो फोन नहीं होगा उनके पास, मान लेते हैं ट्वीट किसी और से करते हैं वो, तो वो गाड़ी लेकर राजनाथ जी के घर चले जाते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बैठ जाते दोनों, आपको समझा दिया जाता। याद करिए डोकलाम के समय किस प्रकार से सुषमा जी आज नहीं है, मगर सुषमा जी के घर में मीटिंग हुई थी, किस प्रकार से सबको समझाया गया था क्या विषय है, किस प्रकार का विषय है। इतनी इंपेशेंस क्यों है? देखिए 2 चीजें हैं इस पूरे विषय में नीरज जी। एक है कि नेता राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी, और दूसरा है एक बहुत सीरियस विषय को नॉन सीरियस बनाना। क्रेडिबिलिटी, आप देखिए आज तक हिंदुस्तान के सारे सामरिक विषयों पर एक तरह से खराब प्रकार की टिप्पणी करना, उसको नॉन सीरियस बनाने की कोशिश राहुल गांधी जी की रही है। एयर स्ट्राइक होता है, राहुल गांधी जी विश्वास नहीं करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक उससे पहले हुआ था, डीजीएमओ लेवल के अधिकारी, खुद डीजीएमओ बल्कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको राहुल गांधी खून की दलाली कहते हैं। और तो और डोकलाम स्टैंड ऑफ जो 70 दिन से अधिक का एक स्टैंड ऑफ था और एक बहुत बड़ा सामरिक जीत था भारतवर्ष के लिए, उसमें किस प्रकार से राहुल गांधी चुपके चुपके जाके एक डिनर करके अपने परिवार के साथ जाके चाइनीज ऑनवॉय के साथ डिनर किया था। जब मीडिया ने, कोई बीजेपी ने नहीं, मीडिया ने खुलासा किया कि डिनर हुआ था, तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा ये झूठी बातें हैं, कोई डिनर नहीं हुआ है। बाद में फोटो सामने आया तो मानना पड़ा कि हाँ हम डिनर कर रहे थे। ये सारी परिस्थिति हिंदुस्तान ने देखा है, इसलिए विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू राहुल गांधी, आज राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। किंतु राहुल गांधी जी के ये ट्वीट्स कैनन फॉडर बनते हैं बहुत सारे हमारे दुश्मन देशों के लिए। आप पाकिस्तान में देखिए ऑपेड्स लिखे जा रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद ही विश्वास नहीं है, देश को, अपोजिशन को खुद ही विश्वास नहीं है देश के सरकार के ऊपर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फोन उठाइए, फोन घुमाइए, और मैं बहुत छोटा सा एक केवल वर्कर हूं बीजेपी का, सरकार का नहीं हूं, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश में, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना बिल्कुल सच्चाई है कि अगर एक सांसद सच्चाई जानना चाहेगा तो उसको सच्चाई अपने तरीके से बताया जाएगा। आप केवल और केवल राजनीति करने के लिए ट्विटर, ओपेड और बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरव वल्लभ जी। जी, मैं छोटी सी बात कहूंगा। संबित भैया, PHONE फोन का आविष्कार क्या
2014 के बाद ही हुआ या पहले था PHONE फोन? गौरव वल्लभ जी, PHONE फोन है ना संदीप भैया। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे जवाब देने दीजिए नीरज। गौरव जी, मैं सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आप बात कंप्लीट करिए, सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सीरियसनेस को ट्रिविलाइज मत करिए जी। नहीं हो रहा हूँ, इन्होंने स्टार्ट किया। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, PHONE फोन 2014 के पहले था ना? उस समय जब पाक समर्थित आतंकवादी घुस गया था तो आप सड़कों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। PHONE फोन था ना, तो राजनाथ जी उस समय के मनमोहन सिंह जी के पास जाके क्यों नहीं पूछ सकते थे? वो चुनावी रैली में लाल आंख दिखा देंगे, लाल आंख दिखा के बर्बाद कर देंगे, 2 किलोमीटर पीछे क्यों चले गए? ये बातें वो PHONE फोन से कर सकते थे ना संबित? ये फोन आज ही क्यों याद आया? दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी की बात करें संबित भैया। क्रेडिबिलिटी आप तो खुद अभी स्वास्थ्य लाभ लेके आए हो, भयंकर महामारी से निपट के आए हो ना संबित भैया। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को कह दिया था, और उस समय चेत जाते ना संबित भैया तो आपको अस्पताल में भर्ती नहीं रहना पड़ता, 3.25 लाख केस भी नहीं होते संबित भैया। गौरव वल्लभ जी, क्रेडिबिलिटी एकमात्र लीडर है। अब एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मैं संबित से जवाब लूंगा। नहीं, मैं देखिए गौरव जी सुनिए, संक्रमण नीचे, गौरव वल्लभ जी सवाल ले लीजिए। नहीं देखिए, सुनिए मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ इस पक्ष में हूं कि हम लोग भी जब कोई ट्वीट करते हैं तो हम एक चैनल में नौकरी करते हैं, हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारी लायबिलिटी है, तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कोई ऐसी चीज मेरे लिखने से ना चली जाए जिससे अनावश्यक विवाद हो जाए, बवाल हो जाए, या मैं किसी एक्ट का उल्लंघन कर दूं। आप इतने बड़े नेता हैं, बातचीत हो रही है, आप सोचिए वो जो सैनिक वहां पे खड़े हैं भारत के, उनके मन में क्या होगा कि हम यहां जान लगा के अपनी लड़ाई कर रहे हैं, अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, और अंदर राजनीति हो रही है, वो भी ट्विटर में। सर ये गलत है। आप उसको 2013 ले जाएंगे तो हम मैं 2062 ले जाऊंगा, फिर नहीं, बात कहां रुकेगी फिर? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, तो एक इस समय जो परिस्थिति है उस पर रहना चाहिए कि आप फोन कर लेते, मिल लेते अगर राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं तो फिर वो उसमें क्या दिक्कत थी भाई जी? मैं तो ट्वीट पे पूछूंगा, हर इशू ट्रिविलाइज करूंगा, ये गड़बड़ है ना ये सर। सेना का एक तरीके से आप लोग मनोबल तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। जी जवाब देता हूं। संबित जी ने कहा पाकिस्तान में ओपेड लिखे जा रहे हैं। संबित भैया, हिंदुस्तान पाकिस्तान में ओपेड नहीं कहा मैंने। नहीं, भारत में ओपेड लिखे जा रहे हैं। प्लीज, मैंने पाकिस्तान को ओपेड कहा ही नहीं। कहा मैंने पाकिस्तान के ओपेड को? इन्होंने कहा आप देख लीजिएगा, अगर नहीं कहा तो मैं अपना वाक्य वापस लेता हूँ, कोई लड़ाई। इन्होंने कहा भारत में ओपेड लिखे जा रहे हैं। सीधी सी बात है संबित भैया, मुझे बता दो कि 1 अप्रैल 2020 के पहले जो भारत माँ के अधीन भूमि थी, वहां पे चीन के सैनिक है कि नहीं? क्योंकि भूतपूर्व सेना के अध्यक्ष, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के, चलिए जवाब ले लेते हैं। सभी छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे लोग नीरज जी बस एक लाइन और। आपने कहा कि वो चले क्यों नहीं जाते? नीरज जी 20 दिन से पूछ रहे हैं, उनका भी तो कर्तव्य है कि वो बुला के बोलते, ऑल पार्टी मीटिंग करा देते। आजकल तो वर्चुअल मीटिंग होती, बड़े बड़े ऑफिस। सब जवाब दे दीजिए। आपका ऑफिस, मैं भी आज वर्चुअली बात कर रहा हूं, राजनाथ जी वर्चुअली क्यों नहीं कर लेते? सभी जवाब। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वाकई कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की एक बैंक्रप्सी ऑफ माइंड है या ये इस प्रकार की एक्टिंग कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग करके चाइना के विषय को इनको समझाया जाए। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से पूरे विषय का खिलवाड़ बनाया जा रहा है? वर्चुअल मीटिंग करके यू डोंट कॉम्प्रोमाइज द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंट्री। यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम तो क्या है, हम तो दूध पीते बच्चे हैं इनके सामने। जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये वर्चुअल मीटिंग से इन्फॉर्म नहीं होता है। अगर किसी प्रकार से जानकारी लेनी होती तो राहुल गांधी जी जाते, जानकारी दी जाती, छुपाया नहीं जाता। नंबर 1। नंबर 2, देखिए आप यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा। मैं अभी 3-4 दिन पहले एक ओपेड पढ़ रहा था कि डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ हुआ तो चाइना को लगा था कि इंडिया इसमें बोलना शुरू करेगा, मगर इंडिया का जो साइलेंस और पेशेंस था, दैट वाज द की ऑफ सक्सेस ऑफ इंडिया। चाइना बोल रही थी वहां पे, चाइना की मीडिया उस पर लिख रही थी, मगर इंडिया ने जिस प्रकार से चुप्पी साधते हुए अपना काम उसने किया, वो एक बहुत बड़ा सामरिक जीत बन के उभरा और पूरा विश्व उसका तारीफ करता है आज। देखिए, इंडिया को इंडिया के तरीके से, नए तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। और किस पे विश्वास करना है? अगर डीजीएमओ कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो आप कहते हैं कि हमें डीजीएमओ पे विश्वास नहीं है। अगर होम मिनिस्टर परसों रैली में कहते हैं कि 1 इंच जमीन पर भी किसी का दखल नहीं हुआ है तो आपको होम मिनिस्टर पर भी विश्वास नहीं है। आप बताइए, संबित पात्रा कहेंगे तो विश्वास कर लेंगे?
किसके कहने पर राहुल गांधी जी विश्वास जी, मैं करेंगे बता- जब मैं देश की बता- आर्मी नहीं, अब रुकिए, अब दोनों लोग रुकिए भाई, अभी दूसरा मेहमान भी है, अब दोनों लोग थोड़ा सुनिए ना। एक लाइन बोलने दीजिए। अरे दोबारा बोलिएगा, जब दोबारा आऊंगा तब बोल लीजिएगा सर, अभी रुकिए ना, थोड़ा एक रुकिए। सेंटेंस फिर मैं नहीं बोलूंगा, एक सेंटेंस आज बोलिए, जल्दी से बोलिए एक सेंटेंस। डेढ़ महीने से चुप्पी साधे हुए हैं आप। नहीं गौरव वल्लभ जी, ये सुनिए, ये आपका और मैं उसके बाद आप अब सुनिए, मैं चाहता हूं कि सरकार बता दे आपकी कि कितने महीने चुप्पी देखिए, साधनी है। अगर सिंबोलिज्म पे बात हो रही है, अगर गौरव जी सुन तो लीजिए आप, अगर सांकेतिक बात ही हो रही है तो हमारे चैनल पे भी आके गृहमंत्री जी का इंटरव्यू हुआ था और उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि चीन से हमारी जो बात चल रही है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे काम उस पर चल रहा है। तो अगर आप सिंबोलिज्म पे है कि हमको सुनना तो आप सुन लेते, लेकिन आपको वो सुनना नहीं है, आपको ट्वीट करना है, मेरा आपत्ति नहीं। आप रुकिए आप रुकिए। नहीं, आपने एक सवाल खड़ा किया। नहीं, मैं सवाल नहीं खड़ा किया है, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी जब दोबारा आऊंगा तब आप जवाब दीजिएगा। मैं अभी और कोई सवाल नहीं पूछा, मैं विवेक काटजू जी के पास जाऊंगा। देता हूँ 1 अप्रैल 2020 से पहले जो भारत के अधिग्रहण में भूमि थी वहां पे चीन के सैनिक घुसे हैं या नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं कि 1962 से पहले अक्साई चीन किसका था, मुझे इसका जवाब चाहिए। सुरक्षा परिषद में चीन उसका मेंबर बने, इसकी सिफारिश किसने की थी, मुझे इसका जवाब चाहिए। नीरज जी सर वहां तक जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे आप, वहां मत जाइए। जवाब देता हूं ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए जवाब, मेरा सवाल क्योंकि ये निरर्थक सवालों का जवाब नहीं चाहिए। रुकिए, मैं जवाब दूंगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रुकिए, मुझे विवेक काटजू जी से बात करनी है। सवालों से नहीं भागता हूं। जब मैं आऊंगा तब जवाब दीजिएगा, जब मैं आऊंगा तब जवाब दीजिएगा। अभी रुकिए विवेक काटजू जी, आपने सुना, अभी दोनों लोगों से हम बात कर रहे हैं। मेरा तो सबमिशन सिर्फ ये है कि आप तो डिप्लोमेट रहे हैं सर, आप दो देशों के बीच में जब इस तरीके के टेंशन का माहौल होता है, जहां पे बॉर्डर पे आपकी बातचीत चल रही है, सैनिकों के बीच में लपड़ झपड़ हो रहा है, वहां पे आप अपने ही सरकार पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने दुश्मन की मदद कर रहे हैं ना। आप उसको मैसेज क्या दे रहे हैं कि देखो ये अंदर ही यूनाइट नहीं है। देखिए विवेक जी, मेरा अनुभव ये रहा है कि जिस देश में राजनैतिक वर्ग एक होता है सामरिक मामलों में, वो देश ऐसी परिस्थिति में सफल, क्योंकि राजनीतिक वर्ग की एकता अपने देशी को नहीं विश्व को संदेश देती। मेरा अनुभव रहा है कि राजनीतिक वर्ग को एक करने में राजनीतिक वर्ग के हर हिस्से की जिम्मेदारी हो, एक ही हिस्से की नहीं होती। ना ये सरकार की जिम्मेदारी केवल है और ना ही ऑपोजिशन की है, दोनों आपकी जिम्मेदारी साथ। दूसरी चीज मैं आपसे कहूं कि अब मुझे लगता है वक्त आ गया है जब हमें भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जो कि कई देशों में हैं, डेमोक्रेटिक देशों में हैं, जहां पर राजनीतिक वर्ग के नुमाइंदे जो कि गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उनको ऐसे संवेदनशील सामरिक मामलों के बारे में ब्रीफिंग दी जाती और उनको बताया जाता है कि क्या स्थिति है और सरकार की क्या नीति। हमारे वहां ऐसी प्रणाली है नहीं, और क्योंकि ऐसी प्रणाली है नहीं, इसलिए ये खींचातानी चलती है और ऐसे मामले फिर हमारी राजनीतिक जो एक खींचातानी है, एक लड़ाई है, उसमें शामिल हो जाते हैं। और ये आज से नहीं, मैं इसको बहुत अरसे से देख रहा, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे दोनों नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उन दोनों नुमाइंदों को आज सोचना, आत्म मंथन की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि कैसे ऐसे माहौल में हम क्या स्ट्रक्चर्स बनाएं जिसके तहत ये मामले राजनीति से परे हों, दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं बने। अगर ऐसे सिस्टम्स हम नहीं बनाएंगे, ऐसी प्रणाली नहीं होगी, तो फिर मुश्किल होगी। आखिरी पॉइंट में कहूं, राजनीतिक वर्ग ही को नहीं, सामरिक वर्ग की भी ब्रीफिंग की जाती, और मुझे मालूम है क्योंकि कई बार रिटायरमेंट के 1-2 बार मैं ऐसे ब्रीफिंग्स में शामिल हो चुका हूं, और वो ब्रीफिंग्स होती हैं, विचारों के आदान प्रदान होता है। तो इसलिए अगर सामरिक मामलों को यानी एक इस बहस का हिस्सा बनाना है, राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाना है, सरकार को भी
ऑपोजिशन को भी, तो फिर मैं आगे क्या कहूं? मैं तो यही कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी परिस्थिति को आज से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये संदेश बुरा जाता है, देश को भी बुरा जाता है और विश्व को जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं राजनीति से बहुत दूर हूं जी। मुझे राजनीति ना एक पक्ष एक पार्टी के साथ हूं ना दूसरी पार्टी के साथ हूं। मैं तो एक रिटायर्ड डिप्लोमेट हूं। उस थोड़ा बहुत जो अनुभव मेरा रहा है, उस अनुभव के बेसिस में मैं दोनों से अपील करूंगा जी। कि ये मामले अब आप बड़ी संजीदगी से लीजिए, इसमें देश का हित सोचिए और सरकार भी सोचे और अपोजिशन भी सोचे। ठीक है। जब तक वो नहीं होगा सलीम तब साहब, तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे, एकता कैसे बनाएंगे? जो बात अभी काटजू जी ने कही बड़ी बैलेंस्ड है कि दोनों लोगों को ये सोचना चाहिए और शांति काल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, जब कुछ नहीं हो रहा तो एक नियम बने या जो भी सरकार अपनी व्यवस्था बनाना चाहे कि भाई ऐसे इश्यूज होंगे तो हम इस पर क्या करेंगे, कैसे लोगों को करेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अब चूंकि थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, मामले को ले जाते हैं जहाँ पे वो पूरा झगड़ा झंझट ये सब चल रहा है, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली समझाइए हम लोगों की इस पोजीशन क्या है इस समय। नीरज, मैं आपके जो असली सवाल है उस पर जरा 1 मिनट में आता हूं, लेकिन 3-4 चीजों की वजाहत करनी मेरे ख्याल जरूरी है। जी बोलिए। पहली चीज, आज के जमाने में राजनीति और कूटनीति दोनों ट्विटर पे होती है। ये एक रियलिटी है, इसको हमारे को पहचानना चाहिए। दूसरी चीज ये कि किसी भी डेमोक्रेसी में ये लाजमी है कि, और होना भी चाहिए कि विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए और सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। विपक्ष का काम ही वो है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तीसरी चीज ये है कि जो स्ट्रक्चर्स की आप बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर जरूर होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर एक, और काटजू साहब ने शायद उसका एक हिंट भी दिया, लेकिन वो इनफॉर्मल लेवल पर कंसल्टेशन होती रहती थी, खास तौर पर जब जो राजनेता थे विपक्ष में भी और सरकारों में भी, वो एक ऐसे किस्म के थे कि वो राजनीति को एक अपनी आपसी जिसे बोलते हैं नफरत में नहीं उन्होंने तब्दील होने दिया था। तो वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव बिल्कुल आपस में बातचीत करते थे, और उसके बाद भी ये हुआ, उससे पहले भी ये हुआ कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाता था तमाम जब इस तरीके के मामले होते थे। चौथी चीज ये कि ये भी हमारे को मान लेना चाहिए, एक वास्तविकता है जिसको हम उसको दुर्भाग्यपूर्ण कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ राजनीतिकरण तो जरूर होगा। अब वो राजनीतिकरण का कितना फायदा होता है, कितना नुकसान, ये एक अलग बहस है। क्योंकि जौन सी चीज पे गौरव वल्लभ बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तानी घुसपैठी आए थे मुंबई में और वो कहर ढा रहे थे तो बीजेपी ने उसका राजनीतिकरण किया था, लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि उसी के चंद दिनों के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी का क्या हशर हुआ था। और अक्सर हमने ये देखा है कि जब आप इस तरीके के, और जिस तरीके से आपने सवाल उठाए हैं, सवाल उठाने चाहिए लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, और लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल उठाए हैं, अगर आप चुनावों के समय पर इस तरीके से सवाल उठाएंगे तो जो जनता का रोष है वो सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा, आपके खिलाफ जाएगा। तो ये भी एक, बट लेकिन ये इनकी मर्जी है कि कैसे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। एक दो चीजें और कहूंगा जी। जिस जनरल साहब का ये उदाहरण दे रहे थे वो वही जनरल साहब हैं जिनको इनके कार्यकाल में उनकी नौकरी से निकाला गया था क्योंकि उनको इनकन्वीनियंट पाया गया। और उन जनरल साहब के अगर आर्टिकल इन्होंने अच्छी तरह पढ़ा हो तो वो एक बड़ा स्पेकुलेटिव आर्टिकल है। मेरी असेसमेंट ये कहती है, आपकी असेसमेंट वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वो है जो वहां पर ग्राउंड पर है। आपकी असेसमेंट से ना तो चीन की फौज ना भारत की फौज हिल रही है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। और फाइनली गौरव वल्लभ जी ने एक जगह कहा कि 5000 सैनिक अंदर आ गए, दूसरी जगह कहा कि 10,000 सैनिक अंदर आ गए। एक बारी बता देंगे कितने हजार सैनिक अंदर आए हैं, और उसमें एक प्रॉब्लम सरकार की तरफ से है। और ये सिर्फ इस सरकार का नहीं, तमाम जो भारत के राजनेता हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि जब वो कोई सेंसिटिव बात करते हैं, सेंसिटिव मुद्दे पे बात करते हैं, तो जो एक प्रिसिशन होनी चाहिए लैंग्वेज की, जो एक सटीकता होनी चाहिए भाषा की, उसका इस्तेमाल नहीं करते। और
यही इस बार हुआ जब रक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि अच्छी खासी तादाद में चीनी सैनिक आ गए हैं। अरे कहां आए ये तो बताते। आपने ये नहीं बताया कि वो अपने लाइन ऑफ कंट्रोल की अपनी तरफ है, लेकिन बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन है। तो दुनिया ने जिसने जो उसका मतलब निकालना था वो उसका मतलब निकाला, चाहे वो वास्तविकता पे उसकी बुनियाद थी या नहीं थी। तो ये एक प्रिसिशन इन लैंग्वेज, पता नहीं है इतने सीनियर राजनेता हैं इनको क्यों नहीं आता। भाई आप एक किसी चुनावी रैली में एक स्पीच दे रहे हैं तो एक अलग बात है, आप एक इतने सेंसिटिव मुद्दे पे एक बात जी ठीक है सुशांत जी, तो थोड़ा सोच समझ के करिए ना। बिल्कुल। इसमें फाइनली जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल जो अभी तक हमारे पास देखिए रिपोर्ट्स जो आई हैं उससे ये व्यतीत होता है कि 4 जगहों पर एक प्रॉब्लम थी जहां पर एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बना हुआ था, लेकिन वहां पर उनमें से 3 जगहों पर पीछे हट गए, मामला सुलटाया जाने की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर कुछ ना कुछ समझौता हो गया है, उसकी मोडालिटीज डिसाइड होंगी कि पहले जो फौजें आई हैं वो कैसे डी इंडक्ट की जाएंगी, कैसे उनको पीछे किया जाएगा, कैसे वो जो कन्फ्रंटेशन की फिजा है उसको कम किया जाएगा। अभी 3 जगहों पर तो ये समझौता या इसकी तरफ बात बढ़ रही है। चौथी जगह जो झील है, पैंगोंग सो झील जो है, उसके ऊपर जो विवाद है वो शायद जो अभी तक रिपोर्ट से पता लग रहा है उस पर अभी भी कोई सहमति नहीं बनी कि वहां पर से कैसे डिसएंगेज किया जाएगा। लेकिन उस पर भी उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जो यथास्थिति इस सारे विवाद से पहले थी उस पर वापस चले जाया जाएगा, लेकिन उसमें शायद थोड़ा समय लग सकता है। जी देखिए, बात जो आप लोगों ने कही वो बिल्कुल सही है। संबित जी आप भी इस पर थोड़ा सा गौर करिए, मैं आपके पास भी आऊँगा। एक जवाब मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब से ले लूँ। जो प्योंगयांग लेक है ना, वो बड़ी खूबसूरत लेक है। अपने दर्शकों को बता दूं कि जो 3 इडियट्स में अंतिम सीन में जो लेक थी वो वही वाली थी वो, और वो 130 किलोमीटर लंबी। उसके बीच में हमारे वो पॉकेट्स आते हैं जिनको F1 F2 F3 के, तो 2 से 8 के बीच का कन्फ्रंटेशन है। सरीन साहब मैं गलत हूँ बताइएगा। वो 8 जो है न्यूट्रल जोन है। अब उसमें विवाद है कि कहाँ है, क्योंकि उसका डिमार्केशन नहीं है। हमने LAC पे बहुत जगहों पे गड़बड़ है, तो वो जो प्योंगयांग वाला मामला है उसको बीच में है। अब वो झील के बीच में मामला फंस रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। दूसरा जो गलवान वाला है वो ज़्यादा सीरियस है, मुझे लगता है उसको ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और तीयो जो ऊपर एक एयरपोर्ट के पास वाला है वो भी शायद है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब मूल मुद्दे पर लौटते हैं। इस तरीके के भी आपने सुना जो अपने अपने व्यू रख रहे हैं, डिप्लोमेटिक व्यू क्या होना चाहिए। सरीन साहब स्ट्रेटेजिक बता रहे हैं, गौरव वल्लभ अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हमको जानकारी नहीं है तो हम ट्वीट पर पूछेंगे। सेना के लिहाज से जब आप लोग सीमा पे खड़े होते हैं, देश में रक्षा कर रहे होते हैं, तो इस तरह का जो माहौल बनता है उससे आप लोगों के मनोबल पे किस तरीके का असर पड़ता है? देखिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मनोबल की बात मैं 1 मिनट के बाद करता हूँ। पहले मुझे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को समझाने दीजिए। ये पाकिस्तान की तरह LOC नहीं है कि जहाँ पे 100% डिप्लॉयमेंट है और आई बॉल टू आई बॉल बैठे हैं और मिरर इमेजिंग करके हम अपनी डिप्लॉयमेंट लेके बैठे हैं। यहाँ पे हमारी परसेप्शन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। अभी पेगोंग सो लेक की जहाँ तक आपने बात करी है, तो वहाँ पे फिंगर 1 to फिंगर 8 है, उसके बाद सिरिजाब 1 सिरिजाब 2 है। अब चाइना कह रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 4 से गुजरती है, जिसके पास हमारा एक बेस भी है, और हम कह रहे हैं कि वो फिंगर 8 से गुजरती है जहां पे एक चाइना का बेस है। अभी जो इलाका जो है फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 का है, ये इलाका दोनों साइड्स आपस में पेट्रोल करती हैं। अब यहाँ पे चाइना ने फिंगर 5 तक एक रोड भी बनाई है, जो कि उसने बनाई थी जब हम कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के साथ बिजी थे। हमारे पीछे से हमारे बिना नॉलेज के उन्होंने वो रोड बना ली। अब उस रोड पे वो पेट्रोलिंग करते हैं गाड़ियों के ऊपर और हम लोग करते हैं पैदल। अभी जो इलाका फिंगर 5 से फिंगर 4 तक का है वो बिल्कुल एक छोटा सा संकरा इलाका है जहां पे एक सिंगल फाइल फॉर्मेशन में ही चल सकते हैं। तो ये उस जगह की स्थिति की भौगोलिक स्थिति है। फिर ये कहना कि वहां पे 5000 ट्रूप्स आ गए हैं, उन्होंने हाइट्स कैप्चर कर ली हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन हाइट्स के ऊपर 5000 लोगों की डिप्लॉयबिलिटी नहीं है जी। तो ये अगर किसी ने कहा है तो वो गलत कहा है। फिर ये बोलना कि वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर था, वो जानबूझ के चोरी छिपे आ गए, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम नॉर्दर्न बैंक की बात कर रहे हैं। सदर्न बैंक पे भी हमारी डिप्लॉयबिलिटी है, जहां से नॉर्दर्न बैंक बिल्कुल सीधा दिखता है। सर मूल प्रश्न बताइए जी। हमें बताया गया कि कुछ सामरिक विषयों के बारे में कुछ मैकेनिज्म होने, जी
मैकेनिज्म्स होने चाहिए, यस मैकेनिज्म होने चाहिए, बट उससे पहले मैं ये कहता हूं कि जब आपके पास कोई किस्म के मैकेनिज्म नहीं है, आप एक आम नागरिक हैं जहां पे आपकी कोई जिम्मेदारी सीधे सीधे नहीं बनती है, तो क्या आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? आप खामखा एक सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं कि इतनी ज्यादा फिगर्स आ गई हैं और इसका मतलब यह है कि हमारी जो आर्मी है वो कुछ नहीं कर रही, क्या वहां पे वो ऐसे बेवकूफे बैठे हुए हैं? या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर उनके 5000 ट्रूप्स हैं तो हमारे भी 5000 होने चाहिए? देखिए ऐसी बात नहीं है। हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक्सपीरियंस्ड आर्मी है, और माउंटेन्स में उस टेरेन के ऊपर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक वेल डिप्लॉयड एमएमजी या बड़ी हैवी मशीन गन रख दें तो आप वहां पे पूरी पूरी बटालियन का अटैक रोक सकते हैं। वहां जरूरी नहीं है कि अगर उसके 200 आदमी आए हैं तो आपके भी इधर 200 होने चाहिए। प्रोफेशनलिज्म है, हमें मालूम है वहां पे क्या चाहिए, क्या एक्शन करनी चाहिए, और एक भी कोई इंच अब किसी लैंड का हमने किसी को दिया नहीं है आज की डेट में, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और यहां मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए नेपाल में लड़ाई थी माओ गवर्नमेंट में और उसकी ऑपोजिशन में, जब उन्हें इंडिया में बाउंड्री की बात करी वो एक साथ हो गए। इजराइल में बेनी गैंट्स और नेतन्याहू तीन इलेक्शन के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाए कौन बनेगा उसका प्राइम मिनिस्टर, बट जब कंट्री की सिक्योरिटी की बारी आई सब एक साथ हो गए। तो हिंदुस्तान में हमको ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमको एक आर्मी को एक्सपोज करने की जरूरत पड़ती है? जी, कि अगर हम ब्रिगेडियर साहब, मैं जवाब लेता हूं, अब मैं वापस चलता हूं अपने पात्रा जी और गौरव वल्लभ जी के पास। गौरव वल्लभ जी, देखिए पूर्व सैनिक है, ब्रिगेडियर साहब है, काम कर चुके हैं, और वो भी कह रहे हैं कि आपको इस तरीके की बातचीत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा संयम रखना चाहिए ना, पूछ लीजिए ना चाहिए जाके। नीरज जी, मैं अपनी बात चालू करूं। काटजू साहब ने कहा, सरीन साहब ने कहा, बिल्कुल सही, से पूर्णतः सहमत हूँ। हाँ। 1% भी उनसे असहमति नहीं, क्योंकि वो डिप्लोमेसी समझते हैं, वो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस इश्यूज समझते हैं। उन्होंने क्या कहा कि रक्षा मंत्री जी ने कहा अच्छी खासी संख्या, एक असेसमेंट। तो अब हम वही तो चाह रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी बता दें। हम भी जो नंबर कोट कर रहे हैं वो पुराने जो रक्षा विशेषज्ञ है या सेनाध्यक्ष रहे हुए हैं या जीओसी। अच्छा गौरव वल्लभ जी, मुझे ये बताइए। एक मिनट नीरज जी, हाँ। बीच में मत बोलिए, बीच में मैं हम भी तो उन्हीं के डाटा कोट कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई डाटा है नहीं, मैं तो उन्हीं का डाटा कोट कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरह हिंदुस्तान के करोड़ों लोग वो लेख पढ़ रहे हैं। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। रक्षा मंत्री जी आपके शो में आके क्यों नहीं बोल देते कि भैया 1 इंच भी जमीन 1 अप्रैल 2020 के पहले जो हमारे अधिग्रहण में थी वहां पर चीन की सेना नहीं है, खत्म हो गई बात। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के डिस्कस करके सारी वस्तु स्थिति बता दे और खत्म हो गई बात। रही बात जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, पूरा देश साथ में है, कोई भी एक भी बच्चा चीन के साथ में नहीं है, और हमने हर बार चीन को मतलब बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी है, भले ही वो 2013 में जब इश्यू हो, जब हमने स्टेटस को स्थापित किया था। आज भी हम स्टेटस को की बात कर रहे हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात तो कर नहीं रहे। आप हमारी प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? कभी कहा जाता है, कभी कहा जाता है। नीरज जी आप बात सुनिए, नीरज जी बात सुनिए, नीरज जी जी एक मिनट, बार बार कहा जाता है, बार कहा जाता है कि ट्विटर पे सवाल क्यों पूछा जाता है। अरे भाई, ट्विटर पे नहीं पूछे तो कहाँ पूछे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ट्वीट कर दिए, एक ऑल पार्टी मीटिंग करके पूरे देश को अवगत क्यों नहीं करा देते? 1.5 महीना हो गया। जो गौरव वल्लभ जी, आप 5 मई को वही काम आप भी कर रहे हैं जो राहुल जी कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो गलत, ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं तो उनको जवाब दे दीजिए। ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नीरज जी मेरी बात सुनिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? जी बोलिए। नीरज जी सुनिए मेरी बात। हाँ। आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, पर सुनिए, ये कोई नॉर्मल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये देश के सैनिकों का सवाल है, उनकी जान का सवाल है। वो अपनी जान पे खेल के आपकी रक्षा कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी डी इंडक्शन स्टार्ट होनी है, बातचीत चल रही है, आप इसको खत्म होने दीजिए। खत्म होने के बाद आप ऑपोजिशन वाले हैं, आपका हक है, आप सरकार को जिस तरह से घेरना चाहते हैं घेरिए, मगर इसके खत्म होने के बाद आज इस वक्त जब काम चल रहा है, अपने सैनिकों का मनोबल बिल्कुल नहीं टूटने दीजिए। मैंने इसलिए नेपाल का और संबित पात्रा का उदाहरण दिया, वहां पे ठीक है। ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट हो गया। संबित पात्रा, बहुत सारे सवाल गौरव वल्लभ रखे, मैं अपना एक सवाल उसमें उनसे पूछना चाहता हूं, लेकिन पहले आप उनसे जवाब दे दीजिए उनके सवालों का, फिर मैं एक सवाल उनसे पूछूंगा। जी देखिए नीरज भाई, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं काफी बड़े लोग बैठे हुए हैं,
पूर्व आर्मी के अधिकारी बैठे हैं, बहुत बड़े डिप्लोमेट्स मेरे फादर से बड़े उम्र के बैठे हुए हैं। हम लोग, जहां तक मेरा सवाल है या गौरव भाई का सवाल है, चलिए ये फिंगर 1 टू फिंगर 4, फिंगर 5 टू फिंगर 8, सरी झाप, ये 2 LAC का होना, एक ट्रायंगुलर एरिया होना, ये सब क्या है? हम, गौरव और राहुल गांधी भी मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने 5-6 दिन पहले जब ये डिबेट हुआ तो गूगल करके अरे पढ़ लो यार ये फिंगर क्या होता है। ये इस प्रकार से इतने बड़े बड़े सामरिक विषय ये गूगल करके मैप देख के नहीं होते, ये अनुभव से होते हैं और ये एक पेशेंस के साथ होता है। ये ट्विटर पे, फेसबुक पे, टीवी पे डिबेट करके, डिबेट कौन जीतेगा उसके आधार पर नहीं होता। एक बात तो आप सब मानते हैं, एक्सपर्ट से आप पूछिए, आज हिंदुस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि अपने LAC के नजदीक तक, जो आप बेस कैंप के विषय में बात कर रहे थे फिंगर 4 के लिए, वहां तक ऑलमोस्ट ले गया है और चाइना ये चाहता नहीं। मैं ये कोई मुझे आकाशवाणी नहीं हुई है, मैं भी ओपेड्स इत्यादि पढ़ के जान रहा हूं कि हम अच्छा कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और चाइना नहीं चाहता है हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, इसलिए एक तरीके से एक कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कोविड की स्थिति पूरे विश्व में ऐसे है कि चाइना घिरता हुआ नजर आ रहा है तो उससे डाइवर्शन टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में हमें कम से कम देश में तो एक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल सही कहा काटजू जी ने कि ऐसी कोई हमारे पास आज कोई स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म नहीं है जिसमें हम सब बैठकर बात कर सके, आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सके। अब नहीं है, ये भविष्य में बनेगा। 70 साल तक बन नहीं पाया तो क्या आज हम चौराहे पे खड़े होकर लड़ना शुरू कर दे? और तीसरी बात मैं बता दूं, जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ये लड़ाई शुरू हो जाएगी कि स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड कौन कौन होंगे। मैं बता रहा हूँ JNU भी बोलेगा कि नहीं हम भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए, हमको भी ब्रीफिंग दो आप। ऐसे नहीं होता है साहब। इतने बड़े बड़े विषय पर सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले कोई सबको बुला के ऑल पार्टी मीटिंग करके कि कल रात को हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, बताना मत किसी को। ऐसे इतने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक विषय नहीं लिए जाते। और लास्ट में यहाँ ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं। देखिए हम क्या जानते हैं, जो ब्रिगेडियर साहब वहां इतने ऊंचे हाइट में, ठंड में, गर्मी में सब सह के झेल के जो लोग बोल रहे हैं, कुछ तो जान के चलिए, कुछ तो मान के चलिए। अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करिए, अपने गृह मंत्री पर विश्वास करिए, अपने रक्षा मंत्री पर विश्वास करिए। और रक्षा मंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने कहा LAC ऑफ देयर साइड, उसको भी मिस रिप्रेजेंट किया गया कि LAC क्रॉस करके हम इधर आ गए हैं। बाद में इसका क्लैरिफिकेशन PIB ने दिया। और लास्ट में एक बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए ये जो ओपेड इत्यादि लिखा जाता है, नैरेटिव फ्लोटिंग की जाती है, आप सुशांत सरीन जी से पूछिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर ये जो 5000 10,000 लोगों की बात आई है, एक व्यक्ति है तथाकथित एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट कुछ दिन से पेडल कर रहा है कि 5000 आ गए, फिर कह रहा है 10,000 आ गए। देखिए ये लोग वेपन एक्सपर्ट्स भी थे, इनका एक बहुत बड़ा लॉबी काम करता है। जब इनके लॉबी के ऊपर अटैक होता है, जब इनके इंटरेस्ट को अटैक होता है, ये किसी देश के नहीं होते हैं, वो उस लॉबी के होते हैं। वो प्रयास करते हैं कि देश के स्ट्रेटेजी को भी डिमीन करे ताकि इनके इंटरेस्ट सॉल्व हो। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के सरकारें काम करती हैं। ये केवल तू मैमे का विषय नहीं है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, मगर यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो एक्सपर्ट्स जानते हैं मैं किसका नाम ले रहा हूं, नहीं लेते जी। अच्छा मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, कहना चाहता हूँ नीरज जी, मुझे एक शब्द कहने का मौका दें। बोलिए काटजू जी, बोलिए, फिर उसके बाद ब्रेक लेता हूँ मैं। बोलिए काटजू जी। देखिए जो स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं और संबित जी ने उसका जिक्र भी किया, उसमें ऑपरेशनल बातें नहीं डिस्कस होती। ऑपरेशनल बातें जितनी हैं वो तो अब खुफिया हैं, वो तो खुफिया रहनी है, लेकिन उसमें जो मंशा है ऑपोजिशन, जो सामरिक जो हमारा दुश्मन है उसकी क्या मंशा है, उसके क्या मंसूबे हैं, हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रेटेजिकली कैसा आगे बढ़ रही है, उस पर आज ब्रीफिंग होती और उससे फायदा होता है। तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था, ये मेरा मतलब नहीं है। अच्छा उसमें शामिल कौन होंगे, वो शामिल जो हैं वो संजीदगी से डिसाइड होता है, वो लोग होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन के होते हैं। वो बन सकती है ऐसा स्ट्रक्चर, उसमें हर बहुत चीजों में ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं, कोई ऐसी इसमें ऐसी बात नहीं है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अब वक्त आ गया है। सही है कि 70 साल से नहीं बने, लेकिन अब इस पे विचार करना ही होगा। क्या ये तू मैं हमेशा चलती रहेगी सामरिक मामलों में? जी ऐसा तो गलत है ना। काटजू मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कई सारे भी और सवाल हैं जो मैं पूछूंगा गौरव वल्लभ से भी और संबित जी से भी। छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं।
स्वागत है आपका फिर से आवाज अड्डा में। आज चर्चा का विषय ये है कि जो एक राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद बवाल हुआ, और विषय ये है कि इस तरीके के सेंसिटिव इशू में क्या ऐसे बातचीत करनी चाहिए, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। बहुत सारी बातें अभी संबित पात्रा जी ने कही। गौरव वल्लभ, मेरा सवाल ये है कि क्या ये प्रयास नहीं होना चाहिए था? अक्सर राहुल गांधी जी कई कई गंभीर विषयों पर ट्वीट कर देते। अभी आपने कोरोना को उदाहरण दिया, उधर मत जाइएगा क्योंकि वो डिबेट कोरोना पर नहीं ले जाना चाहता मैं, लेकिन ये ऑप्शन हमेशा रहता है कि आप या तो पूछ लेते, जाके बात कर लेते, या आप थोड़ा वेट कर लेते क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है। वही बात संबित बार बार कह रहे हैं कि ऐसे संवेदनशील चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी जा सकती जब तक कि वो कुछ हिले न लग जाए। जी, उसका उत्तर तो काटजू साहब ने दिया, उसके बारे में मुझे सर व्यवस्था है नहीं ना, पर मेरी बात तो जब वो स्ट्रक्चर व्यवस्था है नहीं तो क्या करें? आपने जब सवाल पूछा तो वो जेएनयू पाकिस्तान, देखो बहुत गंभीर मुद्दा है, इधर उधर जाने से कुछ फायदा नहीं होगा, देश का मुद्दा है। मुद्दा ये है, मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, और जो सरीन साहब ने भी बोला कि मुद्दा ये है कि आप, रक्षा मंत्री जी ने बोला अच्छी खासी संख्या, वो बता दे कितनी संख्या। हम तो रक्षा मंत्री जी की बात सुनने को बेताब हैं, पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी बोल दे कि भैया कोई चीनी नहीं घुसा है, 1 अप्रैल 2020 के पहले की जो स्टेटस है वही स्टेटस आज भी है, कोई चीनी नहीं घुसा। हम तो उनके वचनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो वचन बोल क्यों नहीं रहे? और आपने कहा कोई, संबित जी ने कहा एक व्यक्ति, संबित जी जीओसी कमांड, जो कमांड रहे हुए व्यक्ति, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हुए व्यक्ति अगर कोई लेख लिखते हैं संबित जी, तो आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं। पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हुए लोग अगर कुछ बात बोलते हैं तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और आप कह रहे हैं ट्विटर पे क्यों? सरीन साहब ने जवाब दे दिया कि भैया बड़ी बड़ी चीजें बड़े बड़े देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में ट्विटर पर हो रही है, और मैं आपको कह रहा हूं संसद चल नहीं रही है, तो क्या करें? अब मैं तो ऐसे PHONE TWI ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मुद्दा एक ही है, मेरा एकमात्र सवाल है, मेरा सवाल यह है कि मेरी भारत माँ की जो भूमि, जो भारत के अधीन थी 1 अप्रैल 2020 के पहले, क्या वहां पर आज चीनी की सैनिक है कि नहीं? बस मुझे और कुछ नहीं समझना इसके बारे में। संबित जी, देखिए, इन्होंने कहा कि पीएम एक बार क्यों नहीं बोल देते हैं, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं एक बार राजनाथ जी बोल देते हैं, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे परसों तक गृह मंत्री ने बोला है कि 1 इंच भी जमीन पे कोई नहीं आया है, तो क्यों नहीं मान लेते हैं? ये पीएम की बातों पे विश्वास करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, ये तो बोलते डीजीएमओ और आर्मी झूठी है, बीजेपी की आर्मी है, बीजेपी के डीजीएमओ है, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बोल रहे हैं। एयर स्ट्राइक के लिए भी ऐसे ही बोल रहे थे, खून की दलाली शब्द का इस्तेमाल कर लिया था। देखिए, मैं इनको समझाने नहीं बैठा हूं, बहुत समझाना हो गया। कुतर्क को कभी तर्क नहीं दिया जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देश के लिए, देश की सेना का मनोबल और देश के लिए काम करना बंद कर दे। भारत अपना काम करता रहेगा। एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी हिंदुस्तान ने इस दौरान, इन 6 वर्षों में देखा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए। कितने युद्ध हमने कांग्रेस के सरकार के समय जीते हैं। बांग्लादेश के युद्ध के समय किस प्रकार से वाजपेयी जी इंदिरा गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। इस प्रकार हम राजनीति नहीं करते थे। और जहां तक अभी का विषय है, बिल्कुल सही बात है, डोकलाम में जिस स्टैंड ऑफ समाप्त हुआ था, पूरा देश जाना था कि स्टैंड ऑफ समाप्त हुआ है, क्या किस प्रकार से समाप्त हुआ है, सब कुछ बताया गया था, ब्रीफ किया गया था। पेशेंस धरिए। देखिए, श्रद्धा और सबूरी, आप श्रद्धा हिंदुस्तान की आर्मी पर, श्रद्धा हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक सरकार पर, ये देश की जनता ने विश्वास के साथ सरकार को चुना है, श्रद्धा हिंदुस्तान के डिप्लोमैट्स पर रखिए। नंबर 2, सबर रखिए, सबूरी मतलब सबर रखिए। ये रोज स्कूल की बच्चों की तरह कमीज खींच के बताओ ना, ऐसे नहीं होता है साहब। दिस इज डिप्लोमेसी। ये बताओ ना ऐसे 24 घंटे नहीं चलता है। ठीक है, आपको लगता है ट्विटर बहुत महत्वपूर्ण है, आप ट्वीट करते रहिए। हम लोग बहुत पेशेंस और धैर्य के साथ काम करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाहते, इशारा कर रहे थे आप। मैं कुछ बोलूं, मेरे को अनुमति है नीरज सर? एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाहते, उसके बाद आपको बताता हूं। हाँ, मैं एक मिनट जी बोलिए ब्रिगेडियर साहब। देखिए, मैं ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, इनको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि इनको पता होना चाहिए कितने सैनिक हैं,
और ये जिन लेफ्टिनेंट जनरल को कोट कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर इनको मैं याद दिलाऊंगा कि बहुत सारे, कम से कम 9 लेफ्टिनेंट जनरल्स प्लस हजारों भूतपूर्व सैनिकों ने एक ओपन लेटर लिखी है राहुल गांधी को, उसको पढ़ें और उसको विश्वास करें। और अगर ये सोचते हैं कि डोकलाम में राहुल गांधी डोकलाम के टाइम पे चाइनीज राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे तो वो भारतीय सेना के जवान को वो मालूमात नहीं है, तो इनकी गलती है। आज भी हर सैनिक को मालूम है कि देश में क्या हो रहा है और वो सोच रहा है कि किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। मान लेते हैं हम कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है डिस्कस करने का, या होना चाहिए या जो भी है, बिसाइड्स द पॉइंट, मगर मैच्योरिटी तो है कि जब एक आदमी, बंदूकें तनी हुई हैं, गोला बारूद एक साथ एक दूसरे के सामने है, वो अपनी जान देने को तैयार है, आप थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? आपको क्या करना है जान के कि 5000 हैं कि 500 हैं? अगर वो जो काम है भारतीय सेना का, और वो वहां पे मैं बता रहा हूं इस वक्त नॉर्दर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी हैं, जो एक बहुत ही सुलझे हुए चाइना मामलों के जानकार हैं। सारी उम्र उन्होंने चाइना के साथ नौकरी की है, चाइना बॉर्डर पे या इवन चाइना के अंदर एज ए डिफेंस अटैची। उनको मालूम है क्या करना है, उनके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। राहुल गांधी ये जो कहना चाहते हैं कि उनको टैक्टिक्स या ऑपरेशंस के बारे में उनसे ज्यादा मालूम है, उनको क्या करना है। अगर उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ऑपोजिशन की तरह एक सरकार को घेरना ही है, तो मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगा आपके अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जब वो वापस राहुल गांधी के पास जाएं तो उनको बोलिए ये सब काम खत्म होने दीजिए। जब ये पूरी की पूरी बात खत्म हो जाएगी तब आप जो करना करिए। और इसी मामले में एक छोटी सी बात मैं बता दूं, 1962 की लड़ाई के बाद जो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई थी, उस डिबैकल की जो रिपोर्ट थी वो हेंडरसन ब्रूक्स और प्रेम भगत जो थे उन्होंने बनाई थी। वो रिपोर्ट आज तक डिक्लासिफाइड नहीं है, आज तक डिक्लासिफाइड नहीं है। हालांकि बीजेपी वाले भी उसकी मांग करते रहे थे, बट बीजेपी गवर्नमेंट जब आई है पावर में उन्होंने भी इसको डिक्लासिफाई नहीं करा। इसका मतलब जो रक्षा मामले हैं ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं, और इसमें छोटे बच्चों की तरह ट्वीट करना, या मैं कोई ज्यादा गंदे शब्द यूज नहीं करना चाहता, वो उससे बचना चाहिए। राहुल गांधी जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हर एक नागरिक का सवाल पूछ लो। देखिए एक सैनिक की मन की भावनाएं आप सुन रहे हैं, कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। गौरव वल्लभ, एक सैनिक, एक पूर्व ब्रिगेडियर के मन की भावना आप सुन रहे हैं। आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं। मैं ब्रिगेडियर साहब का पूरा सम्मान करता हूं, और मैं तो सारे हालांकि ब्रिगेडियर साहब एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जिनका मैं कोट कर रहा हूं उनका सम्मान नहीं करते, पर मैं तो सब सेना का, हर व्यक्ति का, तो फिर ये ब्रिगेडियर साहब आपको भी सैल्यूट। अगर आप सेना का सम्मान कर रहे हैं तो मेरी बात सुनिए, क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें? जी नीरज भैया बात तो सुनिए, बोलने तो दीजिए। मैंने तो ये भी नहीं पूछा 5000, मैंने तो ये पूछा 1 अप्रैल 2020 के पहले जो भारत माँ की भूमि थी वहां। अरे गौरव वल्लभ जी, आपने एक चीज की रट लगा ली है, अब वो रट के आ गए, आप वही पूछ रहे हैं। उसका जवाब मैं भी दे सकता हूँ आपको कि जब कोई चीज ऑन द प्रोसेस है तो आप उसको क्यों पूछ रहे हैं उस पर? अगर ब्रिगेडियर साहब मुझे दे दें यहाँ बैठे सर जी, देखिए ये संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं तो ब्रिगेडियर साहब की बात से भी नहीं, ब्रिगेडियर साहब क्यों देंगे भाई? और मैं ब्रिगेडियर साहब ने सर ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जिसका जवाब मैं एक देखिए गौरव जी, नहीं सुनिए गौरव वल्लभ सर, ये बताइए कि आपको ये क्या क्यों पता करना है? मैं आपकी आवाज नहीं दबा रहा हूं, लेकिन आप क्या है, एक चीज को लेके मैंने ऐसी जगह पड़ गए। मैं उसी सवाल को पूछ रहा हूं सर, जब कोई चीज प्रोग्रेसिंग स्टेज में है उस पर बातचीत हो। अच्छा मेरी बात का भी आप एक जवाब दे दीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। सितंबर 1993 में क्यों नहीं तय कर दिया गया था नरसिम्हा राव के समय साइन करते समय कि ये हमारा डिमार्केशन है? बताइए क्यों नहीं तय किया गया था उस समय, जो आज विवाद न होता? अब मैं इसकी देखिए नीरज जी, मैं भी आप भी सवाल काउंटर पूछ सकता हूँ कि माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स जिसमें 90,274 सैनिक की व्यवस्था यूपीए 2 ने करी थी, और जिसमें 64,678 करोड़, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना आपसे, उसको बंद क्यों किया? कि जब आप फंस जाते हैं तो फिर आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक सिंपल सा सवाल मैंने पूछा कि नरसिम्हा राव ने जब वो तय किया था तो उस समय ये एम्बिग्यूटी क्यों छोड़ दी थी? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूं क्यों सुनूंगा, क्योंकि आप फिर कुतर्क में पहुंच जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब आज शो में बोल दीजिए ना कि जो 2020 अप्रैल के पहले। सुशांत जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए ये मुद्दे को बार बार हम उस तरफ नहीं ले जाना चाहते कि क्या है डिपोट, लेकिन मुद्दा जो है कि अगर एक सेंसिटिविटी है, सेना का आदमी भी कह रहा है कि भाई जब ऑन द प्रोसेस है, अब चीजें हो जाए, फाइनल हो जाए तो आप पूछ लीजिएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता रहे हैं, ओपेड लिख रहे हैं तब नहीं बता रहे हैं, एक कोई पूर्व जनरल लिख रहे हैं तब नहीं बता रहे हैं।
आपने प्रयास किया उनसे डायरेक्ट पूछने का? अगर वो समय न देते कि नहीं मैं मिलना नहीं चाहता राहुल गांधी से, तो आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन होता ये। नीरज, हम कई चीजों को मिक्स करते हैं। आपका सवाल जो है वो बिल्कुल ठीक है, और इसमें शायद सरकार भी पहल कर सकती थी, लेकिन अगर विपक्ष थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहिरा करे तो शायद सरकार भी उसको एंगेज करेगी। लेकिन अगर विपक्ष भी सिर्फ व्यंग कसे या चुस्कियां ले तो शायद सरकार भी संकोच करती है। या अगर उनको ये हो कि यार अभी अगर एक सेंसिटिव मामला है, अभी अगर हम विपक्ष से बात करेंगे तो ये इसका राजनीतिकरण और ना करें और हालात और ना खराब हो, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से डिसएग्री करूंगा जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, खास तौर पर हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट। अब हमारे को ये बता दिया जाए कि 1962 में एक जंग हुई, आज कितने 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उससे 50 साल से 55-56 साल हो चुके हैं, 58 साल। अब कितने 200 साल के बाद रिपोर्ट आप बताएंगे हमारे को, ताकि उसकी कोई सेंसिटिविटी नहीं रहेगी। क्यों हम ये रिपोर्ट्स को दबाते हैं? क्योंकि जितना हम ये रिपोर्ट्स को दबाते हैं उतना हमको जो रिफॉर्म करने की जरूरत होती है हम नहीं करते। ये रिपोर्ट्स बिल्कुल मंजर आम पर आनी चाहिए, ये बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए। और जिस जिस जर्नैल ने और जिस जिस राजनेता ने उस जमाने में भारत की जो इतनी बुरी शिकस्त हुई थी उसमें अपना हिस्सा डाला था, उनको बिल्कुल उनका पर्दाफाश होना चाहिए। वो बीएम कॉल हो या थापड़ हो, या ये जो थापड़ और पापड़ बना रहे थे घर में बैठ के, जिनको कुछ पता नहीं था, और फिर उसके बाद जंग हारने के बाद उस थापड़ को आपने अपॉइंट कर दिया भारत का राजदूत अफगानिस्तान में। ये एक ऐसा कोटरी बना हुआ था। और हम आज भी कहते हैं कि ये बातों को हमारे को रिलीज नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़ी सेंसिटिविटी है। भैया हमारे को बता दीजिए क्या सेंसिटिविटी है। दुनिया भर में ये रिपोर्ट्स लीक होती हैं, जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं उनको रिडैक्ट कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, लेकिन बाकी सारी रिपोर्ट जो होती है वो लीक होती है, पहली बात। दूसरी चीज ये, अगर 1962 और उससे पहले जब चीन की घुसपैठ हो रही थी और चीन आपके जो हिस्से हैं जिसके ऊपर आपका दावा था उनको ऑक्यूपाई कर रहा था, अगर यही आर्गुमेंट तब भी दिया जा रहा था कि भाई अभी मत सवाल उठाइए, आपने सवाल नहीं उठाया, चीन अंदर आता गया। अच्छा, आप कहते हैं कि भाई जर्नैलों से मत पूछिए, क्या बीएम कॉल या थापड़ जो था उसको वो कोई जर्नैल से क्या उनको फौज में भर्ती भी होना चाहिए था क्या? उतने निकम्मे लोगों को आपने, क्योंकि उनकी अच्छी पहुंच थी, उनकी अच्छी सोशल स्किल्स बड़े अच्छे थे, अंग्रेजी सुशांत जी कनेक्टेड। मेरा सवाल इसमें है, नीरज प्लीज मुझे बात करने दीजिए। सर संक्षेप में रखिए, समय खत्म हो रहा है। करते थे, आपने उनको जर्नैल बना दिया और फिर आप हमसे बोलते हैं कि भाई उनसे सवाल मत पूछे, वो जर्नैल है। क्यों ना पूछे भाई, हमारा देश है, हमारा भी उतना हक बनता है उनसे सवाल पूछने। सुशांत जी सरकार को भी बनती है, लोगों को भी बनती है। सुशांत जी, मेरा कहना ये है, क्यों सवाल पूछने से इतना हिचकिचाते हैं? मेरा सवाल ये है, इसमें मेरा कहना ये है, काटू जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने सही कहा कि 1962 में, फिर उससे पहले 47 में बहुत बार, उस समय क्यों नहीं पूछा, वो मैं उस पर इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप पूछिए सवाल, लेकिन किस वक्त पूछना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त की नजाकत पे ही सब कुछ तय होता है। एक चीज सर सवाल तो सुनिए सर पूरा। मैं मानता हूं कि वक्त की नजाकत, शांति काल में आप जाइए और बैठ के पूछिए कि मेरे को तय करके बताइए कि आप कब वो लाइन खींचेंगे। पूछने का तरीका होता है, मैं ये भी एग्जैक्टली सर, मैं वही कह रहा हूँ। इसको हर चीज को मंजर आम पे उसी समय लेके आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम तो होगा सर। टाइम फ्रेम मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस समय जिस वक्त, सुशांत जी, आपने 1962 तक किसी ने सवाल ही नहीं उठाया इससे यार। सुशांत जी, मैं सही आपकी बात से सहमत होते हुए मैं कह रहा हूँ कि उस समय जब चीजें प्रोग्रेस में है, आप गलत मैसेजिंग करें, तब आपने बोला सवाल मत। अभी जब ये विवाद शांत हो जाएगा उसके बाद आप जाइए और बैठ के तय कराइए कि भाई हमने 1993 सितंबर में जो गलती की है उसको हम सुधारना चाहते हैं। वो हो सकता है, लेकिन इस समय टाइमिंग गलत है सर जी। एक शब्द और कहूंगा बस, एक शब्द। हमने 1962 से पहले नहीं उठाया कि हालात बड़े संजीदा है, हालात काबू से बाहर ना हो जाए, चलिए ठीक है मान लिया। 1962 में आपकी सबसे बुरी शिकस्त हुई, और शिकस्त फौज की नहीं थी, शिकस्त राजनेताओं की थी, जिन्होंने फौज को असला नहीं दिया, जूते नहीं दिए, एक्लेमेटाइज नहीं किया, कोई अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, और उनको बोला आप जाके जंग में कूद जाइए। लेकिन उसके बाद ये बोला गया कि सवाल मत उठाइए क्योंकि फौज का मनोबल कम होगा। कब उठाए सवाल यार?
सर मैं तो कह रहा हूं कि 93 में भी नहीं सवाल उठाया ना। 50 साल के बाद मैं तो रिपोर्ट रिलीज, सर मैं उससे बहुत आगे निकल आया हूं। मैं तो 30 साल आगे आके सितंबर 1993 में जो आप समझौता कर रहे थे उसमें भी आपने लूप होल्स छोड़े जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि हाँ मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं काटजू जी। मेरा सिर्फ, चूंकि समय काफी कम है, जल्दी जल्दी बात करना चाहता हूं कि जो इस समय है गलत मैसेजिंग जाएगी, चीन को गलत मैसेजिंग जाएगी, वर्ल्ड को गलत मैसेजिंग जाएगी। आप मामला शांत हो जाए, उसके बाद आप चले जाइए, पूछ लिए। मैं होता तो मैं तो प्रधानमंत्री जी के घर जाता, प्रधानमंत्री जी मुझे भगा देते तो मैं लौट क्या कहता, भाई मैं तो पूछने गया था, मुझे नहीं पूछा बताया। लेकिन ये क्या है, आप ट्वीट पे करके ट्रिविलाइज कर रहे हैं उसको। काटजू जी देखिए, मेरा मानना है कि ट्रिविलाइज तो किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि मामले बहुत गंभीर। अब इसका क्या, मुझे इस राजनीति से, मैंने पहले भी अर्ज किया, अब भी करूंगा, राजनीति से मतलब नहीं जी। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ऐसे और ब्रिगेडियर साहब भी सही कह रहे हैं कि सरकार, सेना का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। जब कोई ऑपरेशन हो रहा है, जब लड़ाई चल रही है या मुश्किल समय है, तब तो सवाल ही नहीं होता है कि मनोबल नहीं उठा। लेकिन हमारे सिस्टम में, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में सवाल तो अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर हम इम्प्रूवमेंट कैसे, सुधारेंगे कैसे चीजें? सवाल ही उठाने से तो चीजें सुधरती हैं, पर्दा डालने से तो नहीं होती। बिल्कुल सही सर। यहाँ पे भी समय मेरा खत्म हो रहा है सर। एक शब्द मैं कह लूं, हाँ। आज के दिन सबको सब्र रखने की जरूरत है। बस सर यही क्रक्स है, की जरूरत है, यही क्रक्स है। सब्र। एक सेकंड बोल सकता जी संबित जी 10 सेकंड बोलिए, समय एकदम मेरा खत्म हो गया। 10 सेकंड बोलिए देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए मैं सबसे छोटा भी हूं उम्र में और अनुभव में भी, मगर इतना आश्वस्त कर सकता हूं, इंडिया इज नॉट द सेम इंडिया एज 1962। बिल्कुल सही कहा सुशांत जी ने। कैनवस के जूता पहना करके जिस प्रकार नेहरू के रिश्तेदारों ने, जिसके बारे में भी कहा गया वो नेहरू के रिश्तेदार थे और उनको प्रमोट किया गया, देश को एक तरह से जंग में डाला, वो स्थिति अब नहीं है। और नंबर 2 मैं इतना कहूंगा, जहां तक ट्रिविलाइज करने का विषय है, राहुल समय मेरा खत्म हो रहा बिल्कुल नहीं है, प्लीज। बस 10 सेकंड। सभी जी आपने बात 10 सेकंड में कंप्लीट करी, पर समय एकदम नहीं, प्लीज जी। हाँ, मैं देखिए 1962 हो या 19, अरे गौरव जी एक मिनट रुकिए। ना तो चाइना और ना कोई देश राहुल गांधी, अरे भाई मेरा समय फेस वैल्यू पे ले रहा है। 1962 हो नीरज जी, मैं बोलना चाहता हूँ सर मैं माफी चाहूंगा सर, समय एकदम मेरा खत्म हो गया है। मेरे को मैं और चला जाऊंगा, फिर वो कट करना पड़ेगा, फायदा नहीं उससे। नीरज जी 10 सेकंड सर बिल्कुल मत बोलिए प्लीज सर। अरे बिल्कुल समय सर, माफी के साथ कह रहा हूं, समय एकदम खत्म हो गया, नहीं तो फिर वो बाद में कटिंग करनी पड़ती है। शो मैं बिल्कुल रैप कर रहा हूं यहाँ पे, समय एकदम नहीं मेरे पास। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सब्र रखिए, समय का इंतजार करिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज।